हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में अपने डिस्कस किया था मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग तरीके से मोड बताए, किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेट करता है। अंत में मेसेल्सन और स्टोल, जिनका पूरा नाम है मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टोल, उन दोनों ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। उन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रिशन मीडियम तैयार किया। न्यूट्रिशन मीडियम तैयार किया उन्होंने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड उन्होंने न यूज़ करते हुए उन्होंने N15 या N15 नाइट्रोजन है उसका आइसोटोप यूज़ किया। एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाली है, N15 जो आइसोटोप है वो पूरी तरह से ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में समझा था, जो किया था हर्सी और चेस ने, वहाँ पर फास्फोरस और सल्फर के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो यूज़ किए उन्होंने, और उनको ट्रेस कर लिया उन्होंने, कहाँ उनकी मूवमेंट हुई। लेकिन इसको सिंपल तरीके से हम ट्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये हैवी आइसोटोप है। मतलब कि नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। नॉर्मल वेट जो नाइट्रोजन का होता है वो N14 के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हैवी आइसोटोप यूज़ किया, ना कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप। N15 को हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव नहीं कहेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव कंडीशन इसकी नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार ऑप्शन दे देते हैं इनमें से रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन से हैं, तो आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। उसका आंसर यही रहेगा कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। उन्होंने क्या किया, NH4Cl मीडियम को यूज़ करते हुए इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया को उसमें क्या किया, उन्होंने उगाया, या मतलब ये कल्चर मीडियम में उसका कल्चर किया या संवर्धन किया। उन्होंने बैक्टीरियल सेल ली और बैक्टीरियल सेल को फ्रीली रिप्रोड्यूस करने के लिए छोड़ दिया। किस मीडियम में? NH4Cl मीडियम के अंदर। जब बैक्टीरिया पूरी तरह से NH4Cl मीडियम या हैवी नाइट्रोजन वाले अमोनियम क्लोराइड मीडियम के अंदर जब अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लिया, तो सभी बैक्टीरिया जो उसके न्यूक्लियोटाइड थे वहाँ पर नाइट्रोजन बेस जो जुड़ी वो सब की सब क्या थी, हैवी नाइट्रोजन बेस जो जुड़ गई। उसको कन्फर्म करने के लिए भी वास्तव में हैवी जो नाइट्रोजन बेस है वो जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सीजियम क्लोराइड का एक मीडियम तैयार किया। सीजियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन तैयार किया। सीजियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जब उन्होंने इस अमोनियम क्लोराइड वाले हैवी आइसोटोप वाले मीडियम को जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज मीन्स उसको रोटेट किया अप्रोक्सीमेटली 5000 रोटेशन पर मिनट के अकॉर्डिंग, सेंट्रीफ्यूजेशन फोर्स लगाया। अब सेंट्रीफ्यूजेशन या जो सेंट्रीफ्यूजेशन फोर्स एक तरह से एक तरीका है जिसके द्वारा हम हैवी मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं। या सेंट्रीफ्यूजेशन में क्या होता है, हैवी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेडिमेंट्स के अंदर सबसे पहले नीचे जाते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर हल्के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसके ऊपर आते चले जाते हैं। मतलब कि हैवी मॉलिक्यूल सबसे पहले हमें दिखाई देंगे और हल्के मॉलिक्यूल उसके बाद दिखाई देंगे। और सीजियम क्लोराइड ही क्यों यूज़ किया, CsCl ही उन्होंने क्यों यूज़ किया, इसका भी उनके पीछे ये कॉन्सेप्ट था कि सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब किसी डीएनए वाले स्ट्रैंड को या डीएनए वाले सॉल्यूशन को जब किसी तरीके से हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वहाँ हमें सेडिमेंट के रूप में ना होकर वहाँ पर हमें बैंड दिखाई देते हैं। यदि सभी के सभी ये जो सॉल्यूशन हैं वो सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट डेंसिटी ग्रेडियंट, मतलब कि उसके घनत्व के बराबर होंगे, किसके बेस पे था ये सेंट्रीफ्यूजेशन? डेंसिटी ग्रेडियंट। मतलब कि हम यहाँ लिखें सेंट्रीफ्यूजेशन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा किसके बेस पे किया गया? डेंसिटी ग्रेडियंट, घनत्व प्रवणता। मतलब कि वहाँ पर उस मॉलिक्यूल के कितने घनत्व या पर एरिया में कितने मॉलिक्यूल वहाँ पर उसके इकट्ठा हुए, या कितने मॉलिक्यूल हमें वहाँ पर सेडिमेंट के रूप में या नीचे जमी हुई स्थिति के अंदर मिले। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर N15
रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। दूसरा, उन्होंने इस्टीरिया कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा, उन्होंने सीजियम क्लोराइड का उपयोग किया और उन्होंने मेथड यूज़ किया सेंट्रीफ्यूजेशन डेंसिटी ग्रेडियंट का मेथड यूज़ किया, क्योंकि सीजियम क्लोराइड एक तरह से हमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब कि जिस मॉलिक्यूल को सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन की जो ग्रेडियंट होता है और हमें बैक्टीरियल सेल का जो सॉल्यूशन है उसको जब एक साथ सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो यदि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो हमें वो एक ही बैंड के रूप में दिखाई, मतलब कि वो उस सेडिमेंट को एक बैंड के रूप में दिखाई देता है। डीएनए मॉलिक्यूल सभी सेम टाइप के होंगे तो हमें एक बैंड दिखाई देगा। यदि डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि हम इस इस्टीरिया कोलाई को यूज़ कर रहे हैं और डीएनए को हम अलग निकाल कर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग जिस नाइट्रोजन बेस को वहाँ पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है या डीएनए न्यूक्लियोटाइड उसके साथ जुड़े हुए हैं तो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो सीजियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग सभी के सभी डीएनए यदि सेम या सेम वेट के होंगे तो हमें एक बैंड मिलेगा। यदि वहाँ पर अलग अलग वेट के डीएनए मॉलिक्यूल्स या अलग अलग टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल जो जिसमें नाइट्रोजन जुड़ी हुई मिलेगी तो वहाँ पर हमें एक से अधिक बैंड मिलेंगे। मेन कॉन्सेप्ट जो था वो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टोल का यही था कि वो सेंट्रीफ्यूजेशन डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें किस टाइप के मॉलिक्यूल जो थे वो सेडिमेंट में मिले या हमें घनत्व के अकॉर्डिंग, घनत्व प्रवणता के अकॉर्डिंग कितने टाइप की डेंसिटी हमें मिली। यदि एक टाइप की डेंसिटी होगी तो एक बॉन्ड, यदि अलग अलग टाइप की डेंसिटी होगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग टाइप के बैंड या पट्टियाँ मिलेंगी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड, मतलब कि ये सभी क्या थे, अमोनियम क्लोराइड N15 वाले मीडियम के अंदर क्या किया, इनको कल्चर किया। जब उन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो उन्हें इस टाइप के सेडिमेंट के अंदर इस टाइप की पट्टी मिली, हैवी पट्टी मिली, भारी पट्टी मिली। N15 भारी था, सभी डीएनए भारी मॉलिक्यूल वाले थे, तो सभी वो बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के अंदर, बिल्कुल सिरे के अंदर, नीचे बिल्कुल तली के अंदर वो बैठ गए। अब उन्होंने क्या किया, इस अमोनियम क्लोराइड वाला एक स्टैंडर्ड उनके पास एक लेवल आ गया कि यदि हमें हैवी बॉन्ड वाले या सभी नाइट्रोजन वाले N15 वाले न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो सभी के सभी जो होंगे वो सेंट्रीफ्यूज करेंगे हर स्टेप के अंदर, तो सभी के सभी हमें बिल्कुल तली के अंदर या टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल नीचे हमें पेंदे के अंदर जमे हुए मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस NH4Cl जो मीडियम था उस मीडियम को बिल्कुल वापस नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड वाले मेथड के अंदर उन बैक्टीरिया को फ्रीली रिप्रोड्यूस होने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर इन्हें क्या कर दिया, नॉर्मल NH4Cl मीडियम के अंदर, मतलब कि हमारे पास एक लेवल मिल गया, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उस लेवल पे उसको वापस लाइट अमोनियम क्लोराइड, मतलब कि उसके ऊपर कोई आइसोटोप नहीं थे, वो एक तरह की सामान्य नाइट्रोजन थी, उसके अंदर उनको मीडियम के अंदर क्या किया, उनको धीरे धीरे रिप्रोड्यूस होने के लिए छोड़ दिया। और 20 मिनट के बाद हमें इसकी क्या मिली, इसकी फर्स्ट जनरेशन मिली। जब 20 मिनट के बाद उनको वापस इसी मीडियम के अंदर 5000 रोटेशन के ऊपर सेंट्रीफ्यूजेशन डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग उनको जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो वहाँ पर उन्हें वहाँ पर एक टाइप की पट्टी मिली, लेकिन उस पट्टी का जो लेवल था वो थोड़ी सी हल्की पट्टी थी, या वो बैंड जो था वो हल्का, मतलब उसका वेट जो था वो कम हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो डीएनए, जो नए डीएनए बने या नए बैक्टीरियल सेल बनी, वहाँ पर हमें एक डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो हैवी हो सकता है और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो लाइट हो सकता है, मतलब एक हल्की और एक भारी मॉलिक्यूल जो डीएनए के बने, मान लो कि वहाँ पर उनका रेशियो जो 50% था। 50% हाईवे चेन थी और 50% जो थी वो लाइट चेन थी। वहाँ पर एक ही पट्टी मिली, इसका मतलब डीएनए वो थे वो सारे एक ही टाइप के थे, उनके साथ ही थे, लेकिन सभी क्या थे, उनका वेट अमोनियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग, डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग उनका घनत्व जो था वो पूरी तरह से नीचे तली पर ना बैठकर वो थोड़ा सा ऊपर
आगे उनका लेवल जो था थोड़ा हल्का हो गया, हल्के होते ही उनका सेडिमेंटेशन जो पॉइंट था डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, हम डेंसिटी ग्रेडियंट को समझ चुके हैं कि घनत्व प्रवणता के अकॉर्डिंग वो जो थी पट्टी जो थी वो थोड़ी सी हल्की पट्टी के रूप में ऊपर दिखाई दी। उसके बाद उसी कल्चर मीडियम के अंदर मतलब कि नॉर्मल NH4Cl मीडियम के अंदर उन्हें वापस सेंट्रीफ्यूज किया गया। जब कल्चर मीडियम में उगाया गया तो 20 मिनट के बाद हमें कुछ बैक्टीरिया की नई कॉलोनी या नई संतति प्राप्त हुई। उस संतति के अंदर या उस प्रोगेनी के अंदर वो जनरेशन प्राप्त हुई हमें सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन के अंदर वहां पर कुछ लाइट, ये भी लाइट और कुछ हैवी प्लस लाइट टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो थे वो डीएनए के मिले। जब उन डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया गया घनत्व प्रवणता के अनुसार सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर, तो सीजियम क्लोराइड को मैंने पहले आपको बताया कि सीजियम क्लोराइड इसलिए यूज किया जाता है कि वो हमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की भारी हल्की पट्टियों को अलग अलग टाइप से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज कर देता है। डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग उन्हें वो अलग अलग बैंड्स में डिवाइड कर लेता है। तो वहाँ उनको कुछ अचंभित करने वाले नतीजे मिले। उनको क्या मिले वहाँ पर, यहाँ केवल एक ही टाइप का डीएनए था तो एक ही बैंड था, हैवी था तो सभी के सभी क्या थे वो बिल्कुल भारी थे तो वो नीचे बैठ गए और हैवी बैंड हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्या थे उसके साथ कुछ हैवी और लाइट थे लेकिन एक ही टाइप के डीएनए थे, दूसरा डीएनए हमें नहीं मिला तो वहाँ पर हमें एक टाइप का ही बैंड मिला लेकिन वो बैंड पहले की बजाय थोड़ा सा हल्का था तो उसका लेवल से थोड़ा सा वो ऊपर सेडिमेंट हुआ। थर्ड जो सेकंड जनरेशन थी, जो हम थर्ड प्रोगेनी हमें प्राप्त थी, फर्स्ट जो उसके पेरेंट थे ये सेकंड प्रोगेनी थी, ये थर्ड प्रोगेनी सेकंड जनरेशन के अंदर यहाँ क्या हुआ, यहाँ उन्हें दो पट्टियाँ मिली। दो पट्टियाँ मिलने का मतलब ये हुआ कि उन्हें कुछ मॉलिक्यूल जो थे वो इस लेवल के थे, इसका मतलब वहाँ पर कहीं पर भी हैवी बैंड नहीं मिले। मतलब कि जिस आइसोटोप को यूज़ करते हुए उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर किया था और कल्चर करके उन्हें जब फ्रीली नॉर्मल मीडियम के अंदर कल्चर किया तो धीरे धीरे हैवी चेन्स जो थी वो कम होती चली गई और उसके स्थान पर लाइट चेन रिप्लेस हो गई। तो वहाँ पर हैवी चेन वाला जो क्राइटेरिया था वो यहाँ से गायब हो गया, लेकिन मिक्स चेन और लाइट चेन जो थे वो मिलने प्राप्त हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो तरह की पट्टी मिली। मतलब कि इस सॉल्यूशन के अंदर जब उनको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो दो प्रकार के डीएनए मिले, एक हैवी तो गायब है, एक मिक्स जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हैवी आइसोटोप के हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो लाइट चेन के हैं, नॉर्मल नाइट्रोजन के हैं। और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मिले उसको डीएनए के पूरी तरह से लाइट। तो यहाँ पर जो रेशो था हैवी का वो 25% मिला। मतलब कि वहाँ पर हैवी आइसोटोप जो थे वो केवल 25% ही मिले। जब इसी जनरेशन को आगे बढ़ाया गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हर बार हैवी आइसोटोप जो होंगे वो हर बार कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लगातार हमें अलग अलग पट्टियों की संख्या वो लाइट होती चली जाएंगी और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सॉल्यूशन थोड़ा सा और ऊपर आता चला जाएगा। मतलब कि बैंड की जो बैंड का जो पोजीशन है वो ऊपर आ जाएगी क्योंकि हमें लाइट बैंड मिलने प्राप्त हो जाएंगे। तो मेसेल्सन और स्टॉल ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया। सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्यों यूज़ किया वो मैंने आपको बताया। इसका रीज़न ये था कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की जो बैंड है वो डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हमें वो बैंड के रूप में दिखाई देता है, ना कि सेडिमेंट्स के रूप में। और दूसरा उन्होंने क्या किया, इस सिरे कोलाई यूज़ किया और नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज़ किए, हैवी आइसोटोप यूज़ किए। और मेन बात मैंने आपको बताई कि नाइट्रोजन यहाँ पर हैवी आइसोटोप जो होता है वो रेडियो एक्टिव कंडीशन में नहीं होता। मेसेल्सन और स्टॉल इसका पूरा नाम मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल था। उन्होंने इस सीरिया कोलाई के ऊपर प्रयोग किया। मतलब कि उन्होंने प्रयोग किया प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। ये प्रोकैरियोटिक सेल था। और कब किया ये 1958 में। 1958 में ये एक्सपेरिमेंट अपना पूरा कर दिया था। उसी साल साइंटिस्ट आए टेलर। कौन है साइंटिस्ट? टेलर। टेलर ने क्या किया,
टेलर एंड क्लिक्स, उनके साथियों ने क्या किया, 1958 में उन्होंने कहा भी जब प्रोकैरियोटिक सेल में ये पॉसिबल है तो क्यों ना हम एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर करें। उन्होंने एक प्लांट का नाम है इकिसिया फेबा, ये फेबेसी फैमिली का है, जिसको हम लेग्यूमिनेसी के अकॉर्डिंग रखते हैं, मतलब कि एक तरह की ये मटर या मटर की तरह एक तरह की दाल है ये। तो एक बीन प्लांट्स के ऊपर, मतलब कि एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और सेल कौन सी थी, ये यूकैरियोटिक। इकिसिया फेबा के अंदर उन्होंने 1958 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर दिया था और उन्होंने भी वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये उन्होंने प्रूफ कर दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, किसी भी टाइप से वो डिस्पर्सिव या कंजर्वेटिव टाइप का नहीं होता। तो पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार वैज्ञानिकों ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए कौन से सोल्यूशन यूज़ किए, कौन से एनिमल्स ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया, कौन से प्लांट को यूज़ किया, और अंतिम रूप से ये पूरी तरह से प्रूफ हो गया साइंटिफिकली कि डीएनए का रेप्लिकेशन, जो एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, वो पूरी तरह से क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। मतलब कि एक डीएनए का स्ट्रैंड एक डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है वो पुराना डीएनए होता है और पुराने डीएनए के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनता चला जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंजाइम्स का पार्ट 7 का हम पढ़ रहे थे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमने पढ़ा, इसके रेप्लिकेशन पार्ट 1 और 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा, जो छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने समझाने की कोशिश की मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या क्या होता है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, डायग्राम भी वही बनाया है मैंने, उसको समझाने के लिए थोड़े से अलग मैंने जो उसमें मॉलिक्यूल्स का जो क्यों यूज़ किया, किस प्रकार से यूज़ किया, वो उसमें नहीं समझाया, वो ने आपको यहाँ समझा दिया। तो ये जो टॉपिक है आपका डीएनए से संबंधित वो पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रल डोगमा। नेक्स्ट जब टॉपिक होगा हमारा वो सेंट्रल डोगमा से रिलेटेड होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सीबीएसई जो होती है वो इनमें से या सेंट्रल डोगमा से क्वेश्चन है वो हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी की बुक है वो पूरी तरह से उससे क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाता, और यहाँ जो मटेरियल दिया हुआ है उसमें से कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाता है। तो इस वीडियो को यदि पसंद आया है तो लाइक करो। थैंक यू।